नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वस्ति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम बीपीएससी पीवाईक्यू का एक सीरीज लेकर चलने वाले हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम जो करने वाले हैं, उसमें हिस्ट्री सेक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेक्शन में हम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर चलेंगे। इससे आप ये समझ पाइएगा जिस तरह से बीपीएससी के पैटर्न में चेंज हो रहा है, अगर फैक्ट और कॉन्सेप्ट ये दोनों का अगर आप बेहतर तरीके से कीजिएगा, तभी एग्जाम में आप प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। हिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीपीएससी पीवाईक्यू को क्यों करना चाहिए। बीपीएससी पीवाईक्यू के माध्यम से आप अपनी तैयारी की जो रणनीति है वो किस दिशा में चल रही है ये तो आप समझ ही पाते हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा है ये भी समझ पाते हैं। और साथ में आपका रिवीजन मल्टीपल सब्जेक्ट के माध्यम से कैसे हो पाता है ये भी करने में पीवाईक्यू सक्षम है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम वन बाय वन पे बात करते हैं कि बीपीएससी में हिस्ट्री सेक्शन का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न को देखें, तो आप बीपीएससी में आप देखते हैं कि 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछा जाता है। और 150 क्वेश्चन में आप हिस्ट्री का जब रोल देखिएगा, तो 30 से 35 प्लस में ही ये रहता है। इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बिहार की हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन और इंडियन हिस्ट्री दोनों को मिला लिया जाए तो आराम से आप 35 से 36 क्वेश्चन प्रति वर्ष यानी हर बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हिस्ट्री का यहाँ पे एक देख रहे हैं आप मेजर रोल है। और पीटी पास करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसका योगदान है। अगर हिस्ट्री की भी बात की जाए तो हिस्ट्री में जो आप देख रहे हैं 3 सेक्शन होता है। सबसे पहला सेक्शन होता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से अप्रॉक्स आप देखते हैं प्रतिवर्ष जो है 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, कभी 8 से 9, कभी 9 से 10 के बीच क्वेश्चन रहता है। मेडाइवल में भी आप देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन का योगदान रहता है। और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है पीवाईक्यू में। अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन जो आप देखिएगा, बिहार हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को मिला दिया जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। और यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बहुत इजी ही रहता है। कुछ क्वेश्चन जिस तरह से अभी धीरे धीरे आप बीपीएससी के पैटर्न में जिस तरह से चेंजेज आ रहा है, उसमें आपको इसको, अगर आपने पीवाईक्यू के जो टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जहाँ से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप उसका बेहतर और एक ब्रीफ अध्ययन करिएगा तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। स्पेशली हिस्ट्री सेक्शन से तो आप सेफ जोन में जाइएगा। तो आप देख रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम समझते हैं कि बीपीएससी में जिस तरह से अभी कोई भी पीटी निकालना, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, अभी सबसे बड़ा एक रोल अदा कर रहा है पीटी पास करना। क्योंकि धीरे-धीरे आप देख रहे हैं पेपर डायनामिक होता जा रहा है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। साथ में आप देख रहे हैं चैलेंज भी बढ़ता जा रहा है। तो पीटी में अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक रणनीति की आवश्यकता होती है। इससे पहले मैं सब्जेक्ट पे आऊँ, मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम निशा है और मेरा लगातार बीपीएससी पीटी में 6 बार मैं सक्सेस की हूँ और 6 मेंस मैंने लिखा है। मैंने अपने एग्ज़ाम में ऐसा क्या पैटर्न बनाया या क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया कि मैं लगातार सफल रही, तो मैं अपना स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पीटी अगर अगर पास करना है तो आपको 110 प्लस माइनस में आप नंबर रखिए, तभी आप जनरल कैटेगरी में अच्छा फाइट कर पाइएगा और आप सेफ जोन में रहिएगा। और पीटी के रिजल्ट आने के बाद आप इस असमंजस में नहीं रहिएगा कि पीटी होगा नहीं होगा, बल्कि आप पूरी तरह से मेंस की तैयारी में लग जाइएगा। क्योंकि पीटी से मेंस के बीच का जो समय होता है वो बहुत क्रूशियस होता है। और साथ में आप ये भी देखते हैं कि समय बहुत कम मिलता है हमें, हमें मल्टीपल चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इस असमंजस से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर 1-2 महीने इसी सोचने में चला जाता है कि हम पीटी पास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना। और मैंने खुद अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया था, तो मैं आपको उससे शेयर करती हूँ। पीटी में आप देखते हैं कि मोस्टली अगर
पूरे पीटी के पीवाईक्यू को आप जब अध्ययन कीजिएगा, तो एक आप स्ट्रैटेजी देखिएगा कि उसमें आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि किस पेपर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो बीपीएससी में आप बेसिकली आप देखिएगा हिस्ट्री सेक्शन से, दूसरा हो गया आपका साइंस, साइंस सेक्शन से, तीसरा आप देखते हैं बिहार का जो अपना स्पेशल जो जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी बिहार स्पेशल जो सेक्शन है उससे, और चौथे जो है वो है करंट अफेयर। इन सब का मेजर रोल है। यानी ये 4 सेक्शन को अगर आपने बहुत अच्छे से किया, तो मोस्टली आप कट ऑफ के आस-पास रहिएगा। उसमें से हिस्ट्री आप देख रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन, साइंस में भी आप 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज देखते हैं, बिहार स्पेशल में भी आप 15-20 क्वेश्चन का वेटेज देखते हैं, और करंट में कभी ये 30 तक से ऊपर चला जाता है, कभी ये 25 से 30 के रेंज में रहता है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का काफ़ी बड़ा वेटेज रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये 4 सेक्शन कर लिए, तो हम ज्योग्राफी को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि ज्योग्राफी में भी बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मोस्टली फैक्चुअल बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बार-बार रिपीटेड है। तो हम इसको भी लेकर चलेंगे, इन चारों के साथ-साथ इनको अगर हम प्रायोरिटी में पहले रखते हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी में हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी के प्रश्न बिहार पीसीएस में बहुत ही ईज़ी पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन धीरे-धीरे आने लगे हैं। तो फिर भी आप इसकी तुलना में अगर यहाँ पे कम मेहनत भी कीजिएगा, तब भी अच्छा सिक्योर कर लीजिएगा मार्क्स। और इकोनॉमिक्स चूँकि करंट अफ़ेयर्स में ही आपका ये सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आप जो अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर है, तो आप यहाँ करंट अफ़ेयर से इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन चारों पेपर को, इन चारों जो टॉपिक है हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर, इन चारों सेक्शन पे अगर आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, साथ में इनका इनका इन तीनों टॉपिक का जो आप पीवाईक्यू हो गया या आपका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो एनसीईआरटी वगैरह का रेफरेंस लेकर अगर आप बेहतर करते हैं, तो 100 से लेके 110 मार्क्स आराम से अचीव किया जा सकता है। ये सही है कि बिहार में धीरे-धीरे प्रश्न का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। लेकिन 150 में अभी भी प्रश्न जो है 100 से 110 प्रश्न जो होते हैं, वो ईज़ी टू मॉडरेट होते हैं। और रही बात बहुत जो हार्ड क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन लमसम सबसे कभी बन जाता है किसी से, कभी किसी से नहीं बनता है। तो जो प्रश्न सबसे बन रहा है, वो किसी भी कीमत पर एक एग्ज़ामिनर, एक आप स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सबके बन रहा है, जो सब बना रहे हैं, जो सब सही कर रहे हैं, वो हमारा गलत ना हो। एग्जाम पास करने की एक रणनीति है, जो सबका सही हो रहा है वो मेरा भी सही हो। तो आप ये रणनीति अपना के मैंने हमेशा अपने मार्क्स को बढ़ाया है, और प्लस मैं पीटी से पहले एकदम निश्चिंत रहती थी कि मेरा पीटी क्लियर होगा। तो आप भी इस रणनीति को अपना सकते हैं। चलिए वन बाय वन आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली बीपीएससी पीवाईक्यू में आप देखिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर को ही नहीं देखा जाता है कि हम सिर्फ क्वेश्चन देख लिए और उसके आंसर को सॉल्व कर लिए, नहीं। आप साथ ही साथ इस जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, उस टॉपिक में अगर कोई कॉन्सेप्ट है या कोई फैक्ट है, तो उसकी भी यहाँ चर्चा की जाएगी। साथ में वो प्रश्न से उस प्रश्न में जो अदर ऑप्शन है, एक तो उसका आंसर है, अदर ऑप्शन जो है उससे रिलेटेड भी बात किया जाएगा। और इस टॉपिक के इर्द गिर्द टॉपिक जो इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा है उसकी भी बात की जाएगी। इस तरह से आप मल्टीपल अप्रोच से पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारा उद्देश्य सिर्फ पीवाईक्यू में प्रश्न और उत्तर नहीं दे देना है, बल्कि प्रश्न के साथ साथ उसका हम किस तरह से रिवीजन करें ताकि होलिस्टिक आपका रिवीजन हो पाए, ये भी मेरी कोशिश रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पीवाईक्यू। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार, की बात की जा रही है, प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बल्ब सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था। इसमें पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस का जब गठन किया गया था, तो उसमें इस प्रश्न में बेसिकली ये कांग्रेस के गठन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का जब गठन किया गया था, तो उस टाइम जो था 2 विवाद जो उभर कर सामने आए थे, तो वो उससे रिलेटेड ये प्रश्न है कि एक प्रश्न जो है इसमें 2 सिद्धांत जिसकी बात की जा रही है कांग्रेस के में गठन के संबंधित। पहला जो सिद्धांत है वो है सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत। इसको सेफ्टी बल्ब थ्योरी भी कहते हैं। और दूसरा जो है सिद्धांत जो है त्वरित चालक का सिद्धांत। सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत के प्रत्युत्तर में ही आप देखिएगा त्वरित चालक सिद्धांत को दिया गया है। सुरक्षित बल्ब सिद्धांत को सर्वप्रथम जो प्रथम बार किस पर आक्षेप के लिए लाया गया था, तो प्रथम बार लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था, सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत दिया गया था। लाजपत राय ने इसे अपनी जो इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें एक लेख के माध्यम से कांग्रेस की आलोचना की थी और कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो भारतीयों द्वारा नहीं की गई है, बल्कि ब्रिटिशर द्वारा अपने लाभ की पूर्ति के लिए किया गया है। तो लाला जी इस ये कहकर उदारवादियों पर उन्होंने आक्षेप किया था। और ये कहने का उनका जो तात्पर्य है कि इन्होंने ये बात सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत क्यों कहा, तो इसमें आप एक जो एओ हुम थे, जिन्हें कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है, उसकी एक आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी का रेफरेंस लेकर उन्होंने ये बात कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के उदारवादियों के बारे में। और इसी के प्रति उत्तर में आप देखिएगा त्वरित चालक का सिद्धांत आ रहा है, जिसको किसने दिया था सर्वप्रथम? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने बेसिकली यह बताया था कि कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस की स्थापना में, अगर प्रारंभ में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, अगर ब्रिटिशर का साथ नहीं लिया जाता, तो प्रारंभ में ही कांग्रेस दमन का शिकार हो सकता था। और इसी दमन से बचने के लिए उन्होंने एओहुम की मदद ली। तो इस तरह से उन्होंने कांग्रेस का बचाव किया। तो ये 2 सिद्धांत जो है सुरक्षित बल्ब का सिद्धांत और त्वरित चालक का सिद्धांत, इसके माध्यम से कांग्रेस और उदारवादियों की विचारधारा का पता चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। आप देखते हैं कि कांग्रेस का जब स्थापना आप देखिएगा कि कांग्रेस कितनी विचारधारा से, किन-किन विचारधारा से चला हुआ है। तो कांग्रेस की स्थापना आप देख रहे हैं 1885 में हो रहा है और 1905 तक इस पे उदारवादियों का प्रभाव रहता है। यानी उदारवादी जो है विचारधारा का प्रभाव रहता है। 1905 से लेके 1920 तक आप देखिएगा इस पे उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव रहता है। उग्रवादी विचारधारा के कौन-कौन नेता हैं? तो बेसिकली लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1920 से लेके 1948 के बीच आप देखिएगा तो इन पे जो है गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव रहता है। तो कांग्रेस जो है इन 3 विचारधाराओं से आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, जिसका एक चेंजेज पीरियड है। कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं फिर वो उग्रवाद की तरफ मूव करता है। तो आप इसके अनुसार आप ऑप्शन बी जो है इस थ्योरी का जो सिद्धांत है, इस पे लाला लाजपत राय का आंसर है। अब बिपिन चंद्र पाल जो देखते हैं, ये बिपिन चंद्र पाल जो हैं, ये क्या है? गरमपंथी नेता हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? उग्रवादी विचारधारा के ये समर्थक हैं। और यहाँ पे लाल बाल पाल, इन्हीं तीनों के बारे में बात की जा रही है जो गरमपंथी विचारधारा के नेता हैं। और दादा भाई नौरोजी जो हैं, ये जो हैं आप देखिएगा तो इनका भी राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर इससे भी प्रश्न बहुत तरह से पूछा गया है बीपीएससी में। और यह जो है नरमपंथी ने विचारधारा के समर्थक नेता हैं। तो आप यहाँ से कांग्रेस के बारे में, कुछ कांग्रेस की स्थापना से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, इसके कितने सदस्य इन्होंने भाग लिया है। जो ये सब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस की स्थापना किन किन वर्षों में हुई है, कौन अध्यक्ष हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है जहाँ पे अक्सर कुछ
घटनाओं से वो चर्चित रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है, उसमें क्या कार्य पद्धति हुई है, किस वर्ष हुआ है। तो इन सब चीज़ों को भी आप रिवीजन बार-बार करने से ये आपको याद होता जाएगा। तो ये वाला सेक्शन में इसका आंसर क्या हो? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दिल्ली पे जब राजकीय प्रवेश हो रहा था, तो कोई वायसराय थे, उन पर एक बम फेंका गया था, तो वो कौन से वायसराय थे? ये प्रश्न भी बिहार पीसीएस में इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न पे के आंसर जाने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस घटना की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो आप देखिएगा इस घटना की शुरुआत जो आप देखिएगा ये बंगाल विभाजन से हो रहा है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा है, उस टाइम बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत होता है और लॉर्ड कर्जन इस टाइम यहाँ के वायसराय रहते हैं और 1905 में इसको 2 भागों में बाँट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल आप देखिएगा तो ये मुस्लिम बहुल प्रांत होता है, इसमें बेसिकली बांग्लादेश, असम ये सब आ जाते हैं और वेस्ट में आप देखिएगा तो इस साइड जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार, उड़ीसा इन सब का भाग इधर आता है। तो इसी टाइम आप देखिएगा इसको 2 भागों में बाँट दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और बेसिकली इस बंगाल को बाँटने का क्या रीज़न था? तो आप मेन कारण जब देखिएगा तो मेन कारण था कि उस टाइम कलकत्ता जो था राष्ट्रवाद का केंद्र था और इसी राष्ट्रवाद पे आघात करने के लिए बंगाल का विभाजन किया जाता है 1905 को। और जब इसमें बँटवारा किया जाता है तो इसका 2 मुख्यालय बन जाता है। पूर्वी का ढाका बन जाता है और पश्चिम पश्चिम जो बंगाल है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता बनता है। इन सब से प्रश्न पूछा गया है और आगे भी इसमें रिपीटेशन होने की संभावना है। तो आप जब भी ये पढ़ें तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ें। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन से पूछा जाता है कि आप बंगाल का विभाजन क्यों किया गया है, तो लॉर्ड कर्जन का कथन है कि प्रशासनिक रूप से यहाँ कार्य करना असक्षम हो रहा था क्योंकि बहुत बड़ा प्रांत था, इसी वजह से इसका विभाजन किया गया। और इस विभाजन को आप देखिएगा 1905 में हो रहा है और इसी टाइम एक फिर बाद में आप एक घटना इससे और जुड़ रही है, वह है दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का आयोजन बेसिकली आपको देखिएगा 1911 में ये हो रहा है, जब ब्रिटेन के राजा जेम्स पंचम का सम्मान समारोह किया जा रहा है और इसी टाइम 3-4 फैसले होते हैं जिस पर बातचीत की जा रही है और इससे इस प्रश्न का संबंध है। तो दिल्ली दरबार जो 1911 में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की बात की जा रही है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है। जेम्स पंचम के भी राजकीय सम्मान से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 बातें की जा रही है। सबसे पहला जो बात किया जा रहा है कि कलकत्ता से हम दिल्ली को हस्तांतरित करेंगे। कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी हस्तांतरित होगी। दूसरा, बिहार का विभाजन किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार विभाजन की मांग भी लगातार की जा रही है। तो 1911 में ही ये बात की जा रही है बिहार विभाजन की। और तीसरा जो मुद्दा जो है उभर कर जो आता है वह है बंगाल विभाजन, जो 1905 में जो घटना हुई थी उसको रद्द घोषित किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि बंगाल विभाजन से यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत होती है और यहाँ पे जाकर जब बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी नाराज भी होती है। तो एक इसलिए ये इस घटना से संबंध है। तो दिल्ली दरबार में आप देख रहे हैं कि पहली बार घोषणा किया जा रहा है कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित। और इस लेकिन ये मूर्त रूप कब आ रहा है? 1912 में। 11 में फैसला हो रहा है, घोषणा हो रही है, 12 में दिल्ली हस्तांतरित हो जा रहा है राजधानी। और इसी टाइम आप देखिएगा कि जब इसका आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है, तो वायसराय जो यहाँ रहते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उस पे बम फेंका जा रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। इस टाइम जो जिन्होंने इस पे बम फेंका था उसमें भारतीय जो शामिल थे, उसमें रास बिहारी बोस,
जो थे ये प्रमुख थे, इसमें शामिल हुए थे। इनके ऊपर आप देखिएगा मुकदमा चलता है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, और बाद में कई लोगों को इसमें सज़ा भी होती है, फांसी की सज़ा। लेकिन रास बिहारी बोस भाग जाते हैं यहाँ से, मतलब भारत से बाहर भाग जाते हैं, और बाद में इनका संबंध आप देखिएगा आज़ाद हिंद फौज के साथ आपको मिलेगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड वेबल, चलिए इसके ऑप्शन पे बात करते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है, ये आप देखिएगा 1895 से लेके 1905 का कार्यकाल है। लॉर्ड मिंटो 1905 से ये आते हैं, लॉर्ड मिंटो आ जाते हैं, और 1943 से लेकर इनके कार्यकाल को देखते हैं, तो 1898 से लेकर 1905 तक जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल होता है। लॉर्ड मिंटो जो हैं 1905 से ये वायसराय बनते हैं, और लॉर्ड बेबल जो हैं 1943 से लेके 1947 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन, आप जान रहे हैं बंगाल विभाजन के टाइम यही वायसराय रहते हैं जिनका ये योगदान है। और फिर लॉर्ड मिंटो जो हैं, इनका योगदान आप कहाँ-कहाँ देखते हैं, तो 1906 में जब बंगाल, आप पहली बार यहाँ देखिएगा 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन होता है, तो लॉर्ड मिंटो ही उस टाइम वायसराय रहते हैं, और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो है, ये भी लॉर्ड मिंटो से संबंधित है, जिसमें पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है, और मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन पहली बार दिया जा रहा है। लॉर्ड बेबेल जो आप देख रहे हैं, ये जब जिस टाइम कैबिनेट मिशन भारत में आता है, तो उस टाइम लॉर्ड बेबेल ही यहाँ के वायसराय रहते हैं। तो इस तरह से हमने इसके आंसर और इसके ऑप्शन से रिलेटेड बात की। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला 1911 में। इस तरह के प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर देना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट कभी हम पढ़ते हैं, क्योंकि फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्न में थोड़ा एलिमिनेशन मेथड कभी-कभी काम आता है। आपने देखा कि ये ऑप्शन किस में बात किया जा रहा है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में है। और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से रिलेटेड अगर ये न्यूज़ है, तो हम ऑप्शन को देखते हैं कि क्या इसमें से कोई नेता ऐसे हैं, या राष्ट्रवादी नेता कोई ऐसे हैं जिनका संबंध जो है यूएसए से है। तो हम देखते हैं सोहन सिंह भाभना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसमें आप देखते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका संबंध जो है आप लंदन से देखते हैं। लंदन में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था, और इनकी एक पत्रिका है जो बहुत फेमस है, इंडियन सोशलिस्ट, जिसपे क्या है प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी में। तो एक ये पत्रिका है, यहाँ पे इन्होंने इंडिया हाउस नाम का एक पोस्टल था, ये भी बनाया था, जिसमें भारतीयों को ये संरक्षण देते थे। तो इंडिया हाउस नाम का ये था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय भी नहीं है, क्योंकि ये भारतीय क्रांतिकारी थे, इनका कैलिफोर्निया से कोई संबंध नहीं है। अब आता है ऑप्शन ए और सी। अभी भी आप देख रहे हैं कि 50% एलिमिनेशन यहाँ लगाया जा सकता है। तो जिस प्रश्न में ये कहा भी जाता है कि 50% और 75% तक को भी हमें क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए प्रश्न को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में इतना रिस्क लेना पड़ता है हमें। तो पहला हम क्या देख रहे हैं कि कैलिफोर्निया, सोहन सिंह भाखना का डायरेक्ट संबंध इसमें नहीं है, क्योंकि 1917 में एक लेख प्रकाशित हुआ था जो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड था, और जिसका संबंध हरदयाल से है। तो आप इस तरह से ऑप्शन सी को राइट आंसर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोहन सिंह भाखना और हरदयाल के बारे में। आपने सुना होगा नाम गदर पार्टी का, जिससे बिहार पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हो रही है? 1913 में। और सोहन सिंह भाखना और हरदयाल जो हैं, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं।
यहाँ पे लाला हरदयाल जो हैं इसके अध्यक्ष हैं और महासचिव जो हैं सोहन सिंह भाभना हैं। बेसिकली वहाँ पे जो प्रवासी थे, भारतीय प्रवासी थे, उन सबको एकत्रित करके भारत की स्वतंत्रता के लिए तैयार किया गया था गदर पार्टी के माध्यम से यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को नामक जगह पे। और यहीं पे ये लोग एक पत्रिका भी प्रकाशित हो रहा था, गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका थी। इससे भी प्रश्न पूछा गया है कि ये पत्रिका जो है किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो सर्वप्रथम ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी, बाद में इसे गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया, फिर अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती कई भाषाओं में ये प्रकाशित हुई है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से आप इस प्रश्न के माध्यम से आप गदर पार्टी का भी रिवीजन करके और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं और क्या आ सकते हैं इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। तो आंसर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताना है जिसने अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है यूपी पीसीएस का। जब आप देखिएगा क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है थियोडर बेक जो है इसका राइट आंसर है। चलिए इसकी बात करते हैं। एमएओ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की ये बात करता है। आपको पता है कि इस कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान ने एक आंदोलन भी चलाया है जिसका नाम है अलीगढ़ आंदोलन। और ये आंदोलन कब गठन हुआ है? तो 1875 में इनका गठन हुआ है। अलीगढ़ आंदोलन का सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही इस आंदोलन का सूत्रधार हो रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बेसिकली इस आंदोलन का उद्देश्य था कि मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सामाजिक पुनरुत्थान करना, सांस्कृतिक रूप से इन्हें बढ़ावा देना। और इस तरह से अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम किसने किया है? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया है अलीगढ़ आंदोलन। और ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक नहीं है ये। तो ये भी कभी-कभी इस तरह के भी कॉन्सेप्ट में पूछता है कि कौन ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं एकता को, या उसके समर्थक नहीं हैं। तो आप देखिएगा सर सैयद अहमद खां जो है मुस्लिमों के पक्षधर हैं, लेकिन साथ में हिंदू मुस्लिम एकता के भी ये पक्षधर हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बुक है द यंग इंडिया के राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था। ये किसकी बात की जा रही है? द यंग इंडिया। ये बहुत फेमस पुस्तक है और इसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने इस पत्रिका को प्रकाशित किया है। महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो 3 पत्रिका इनकी बहुत फेमस है, जिससे अक्सर प्रश्न बनता है। एक द यंग इंडिया हो गया, एक हो गया आपका नवजीवन, और तीसरा जो इसका पुस्तक है, पत्रिका है हरिजन। ये तीनों जो पत्रिका है, जो गांधी जी की पत्रिका है और बहुत ज़्यादा फेमस है और अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एनी बेसेंट की आप देखिएगा, जिससे अक्सर कन्फ्यूजन होता है यंग इंडिया, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जो है ये एनी बेसेंट की पत्रिका है, और कॉमनवेल्थ, इनकी 2 पत्रिका जो है राष्ट्रीय पत्रिका, जो काफ़ी फेमस है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तिलक का आप देखिएगा तो मराठा, मराठा किस भाषा में है? तो अंग्रेजी में है। और केसरी किस भाषा में है? तो आप देखिएगा मराठी भाषा में है। और ये दोनों पत्रिका जो है, न्यूज़पेपर जो है काफ़ी फेमस है और इससे भी प्रश्न बनते हैं। एक जो है आप तिलक की जो बुक है, गीता रहस्य करके एक बुक है जिससे प्रश्न पूछा गया है। तो गीता रहस्य जो है ये कहाँ लिखते हैं? ये मांडले जेल में, जब वो निर्वासन काट रहे होते हैं। मांडले कहाँ है? वर्मा में है। यहाँ पे ये गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखते हैं, जिन पे प्रश्न पूछा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक आप देखिएगा तो अल हिलाल जो है इनका पत्रिका होती है। और ये 1909 का जब एक्ट आता है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, उसके माध्यम से, अल हिलाल के माध्यम से उसका विरोध करते हैं। और बाद में आप देखिएगा किसी कारणवश अल हिलाल पर जब प्रतिबंध लगता है तो इसी पत्रिका का दूसरा नाम आता है अल विलाग। तो ये दोनों जो पत्रिका है किससे रिलेटेड है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पूछ रहा है प्रश्न, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह को दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? इसमें क्या बोला गया है? किसी भी भारतीय सदस्य को नहीं शामिल किया गया। ये प्रश्न आप देख रहे हैं, काफ़ी चर्चित प्रश्न है और बार-बार पूछा गया है ये प्रश्न। और ये प्रश्न जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया है। इसमें साफ लिखा गया है कि ऐसा कौन-सा ये कमीशन है जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। तो इसका स्पष्ट है आंसर कि साइमन कमीशन में सभी सदस्य जो होते हैं अंग्रेज होते हैं, जिसके कारण भारत में इसका विरोध होता है। इसका गठन कब होता है? 1927 में ये साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1909, उसी की समीक्षा के लिए कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और इसी के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। लेकिन 1919 1919 में कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद क्या किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी, इसके लिए एक कमीशन लाया जाएगा। लेकिन उससे 2 साल पहले ही ये कमीशन लाया जाता 1927 में, क्योंकि इसमें जो भी सातों सदस्य जो थे ब्रिटिशर थे, इस कारण इसका भारत में बहुत विरोध होता है। इस कारण इसको क्या कमीशन कहा जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। अब वन बाय वन करके हम इसके अदर ऑप्शन को भी देखेंगे। तो आप लोग बताइए, बेल्वी कमीशन जो है इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन आप देखिएगा 1898 में। ये एक शाही आयोग था और इसकी स्थापना बेसिकली राजस्व व्यय से संबंधित जो ब्रिटिश कंपनी थी उस टाइम, उसके राजस्व व्यय के मूल्यांकन के लिए किया गया था। और इसी कमीशन के समय आप देखिएगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा धन का निष्कासन का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि धन का निष्कासन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। उस किस कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? यही कमीशन था वेल्वी कमीशन, जिसका स्थापना ब्रिटिशर के द्वारा किया गया था 1898 में। किस लिए किया गया था? तो राजस्व और व्यय से संबंधित जो अनियमितताएं थी उसकी जांच के लिए। क्रिप्स मिशन कब आया था? आप देख रहे हैं 1942 में ये है। इस टाइम का जब आप सिनेरियो देखते हैं, क्या है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति है। वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और भारतीयों ने अपना समर्थन देने से मना कर दिया था। तब उस टाइम विंस्टन चर्चिल जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं और रूजवेल्ट जो होते हैं वो यूएसए के राष्ट्रपति होते हैं। रूजवेल्ट लगातार चर्चिल पे ये दबाव डालते हैं कि भारतीयों को भी शामिल किया जाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और फिर चर्चिल ना स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमीशन भेजते हैं भारत 1942 में और कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम डोमिनियन स्टेट वगैरह की दर्जा आपको देंगे। जिस तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में डोमिनियन स्टेट का दर्जा है, उसी तरह भारत को भी ये दर्जा दिया जाएगा। तो 1942 में इसका गठन होता है। ना इसको कांग्रेस स्वीकार करता है, ना ही मुस्लिम लीग स्वीकार करती है। यहाँ पे एक गांधी जी द्वारा इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक किस कमीशन को कहा गया है और किसके द्वारा कहा गया है। फिर आते हैं हम कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन का गठन कब हो रहा है? तो आप देख रहे हैं 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हो रहा है। इसके 3 सदस्य जो हैं जिससे अक्सर प्रश्न पूछा गया है, इसमें 3 सदस्य होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन भी है, ये भी संवैधानिक सुधार की दिशा में एक कदम है। 1946 में ये प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन के अनुसार अलग-अलग कॉन्सेप्ट और फैक्ट बन रहे हैं और इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसने पूछा है आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, ठीक? चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया। ये प्रश्न भी थोड़ा अटपटा है। दिल्ली चलो का नारा बेसिकली था ये, और जो बहुत ही फेमस नारा है और किसके द्वारा दिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। आप जब आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं तो आप समझिए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हो रहा है। थोड़ा अवधारणा का इसका समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। आज़ाद हिंद फौज जो है बेसिकली 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा
इनका इनके दिमाग की उपज कहा जाता है, यानी ये विचार जो है इंडियन नेशनल आर्मी, पहले आज़ाद हिंद फौज का नाम इंडियन नेशनल आर्मी था, और इनके दिमाग की ही उपज माना जाता है। यानी सर्वप्रथम ये विचार जो है किसके दिमाग में आ रहा है, तो ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आ रहा है। और इसके बाद ही आप देखिएगा कि जो वहाँ के युद्ध बंदी थे, जो भारतीय युद्ध बंदी थे, जो वहाँ पे कैदी के रूप में थे, उन सबको वो क्या किए, एकजुट किए और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं। बाद में 21 अक्टूबर 1943 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते हैं सुभाष चंद्र बोस। यानी यहाँ का कमान कौन संभाल रहे हैं, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये 2 चरणों में देख रहे हैं, पहला चरण यहाँ है, सेकंड चरण आपका, पहला चरण किसके नेतृत्व में चल रहा है, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में, और दूसरा चरण चल रहा है आपका सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। और यहीं पे 2 नारा है जो बहुत फेमस है, एक है दिल्ली चलो, दूसरा तुम मुझे आज़ादी दो, मैं तुम्हें अ, हुँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। इस तरह करके 2 नारा जो है बहुत फेमस नारा है, और ये कहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है 21 अक्टूबर 1943 को। तो आप देख रहे हैं, इस तरह से आज़ाद हिंद फौज का गठन का एक प्रश्न आज़ाद हिंद फौज पे और पूछा गया है, लाल किला मुकदमा जो 1945 में हुआ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 3 लोगों पे ये मुकदमा चलाया गया था, उनके नाम क्या-क्या हैं? वो किस धर्म से रिलेटेड हैं? उनके बचाव के लिए भारत में किस दल का गठन हुआ था? उसमें कौन-कौन से मेंबर थे? ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, और एक लगभग बीपीएससी में 2 या 3 बार यही प्रश्न को अलग-अलग तरीके से रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, इसके अन्य ऑप्शन की तरफ देखते हैं। रास बिहारी बोस की घटना मैंने बताया था कि ये घटना किससे रिलेटेड है, जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 12 में जब लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका जाता है, तो रास बिहारी बोस ही उस घटना को अंजाम देते हैं। तो और बाद में जब दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन पे मुकदमा चलता है, तो ये वहाँ से भाग जाते हैं और जापान में आकर इंडियन नेशनल आर्मी के साथ ये टाई अप करते हैं। मोहन सिंह के बारे में बातचीत हो गई है हमारी। मोहन सिंह के बारे में हमारी बातचीत हो गई है। टेक्निकल इशू। फिर ऑप्शन सी की बात हम करते हैं। अब ऑप्शन सी की तरफ हम बात करते हैं कि शाहनवाज खां। शाहनवाज खां का संबंध जो आप देखिएगा, ये लाल किला मुकदमा से है, जो 1945 में हो रहा है। ये इनका संबंध भी आज़ाद हिंद फौज से है, जिस पे लाल किला मुकदमा चलाया जा रहा है ब्रिटिशर के द्वारा। 1945 की यह घटना है। तो चलिए, इसके चारों ऑप्शन की हमने बात कर ली यहाँ पे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
इसमें पूछा जा रहा है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस अभियान में मारे जाएँगे, ये किसने कहा था? बेसिकली ये प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, ये करो या मरो का ही एक विस्तृत रूप आप कह सकते हैं। और यह किससे संबंधित है? करो या मरो का संबंध जो है आप देखिएगा, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके उस दौरान ये जो स्टेटमेंट है यानी ये नारा दिया गया था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आप देख रहे हैं 7 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित हुआ था और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, करो या मरो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस प्रस्ताव को पारित किसने किया था? तो आप देखिएगा प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू की द्वारा किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव पारित किए थे और भारत छोड़ो आंदोलन का जो अध्यक्षता किया गया था जिस अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आप देख रहे हैं या तो करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से है, जिसमें किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रस्तावक हैं। अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में फेमस हैं। इससे भारत छोड़ो आंदोलन से भी कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और बिहार पीसीएस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये पूछा जाए किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? ऑप्शन ए अंसारी, एम ए अंसारी, एम ए जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद इकबाल। आप देखिएगा कि बांटो और छोड़ो का जो नारा है, ये बेसिकली 1946 से संबंधित है और ये जिन्ना द्वारा दिया गया था। जब आप देख रहे हैं कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है और यहाँ पे किसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से रिलेटेड जब ये किसी तरह की बातचीत नहीं की जाती है, तो तो मुस्लिम लीग द्वारा गुस्से में यानी कहा जा सकता है बांटो और छोड़ो के नारे का बुलंद किया जाता है और इस नारे को कौन देता है? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया जाता है। इसके बाद आप देखिएगा कि सांप्रदायिक दंगों की होड़ लग जाती है। सबसे पहले बंगाल के नोआखली, वहाँ पे विद्रोह होता है, वहाँ पे सांप्रदायिक दंगा होता है, फिर बिहार, महाराष्ट्र और ये पूरा देश जो है भारत विभाजन के आग में कूद जाता है। तो जिन्ना के द्वारा ही ये नारा दिया जाता है, बाँटो और छोड़ो का नारा। एम ए जिन्ना इसका राइट आंसर है। इकबाल के बारे में आप जानते हैं, सारे जहाँ से अच्छा जो गीत है, वो किसने दिया है? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा ही लिखित है। और जवाहरलाल नेहरू और एम ए अंसारी ये उदारवादी नेता हैं, तो यहाँ पे इनका संबंध इस प्रश्न से नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है किस अधिनियम में भारत विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्त रूप दिया था? तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इसको किसने फाइनलाइज़ किया था? तो 1919, 1935, 1947। तो आप ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात की जा रही है। इसी में भारत और पाकिस्तान को मूर्त रूप दिया गया था। वन बाय वन करके इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। 1909 के एक्ट के द्वारा यानी भारत सरकार अधिनियम जब मार्ले मिंटो एक्ट आया था, तो उसमें पहली बार मुस्लिम लीग को जो है पृथक निर्वाचन दिया गया था। लेकिन उसमें भी डायरेक्ट रूप से भारत और पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, लेकिन वहाँ फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। 1919 के एक्ट में आप देखिएगा पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है उसका विस्तार करके अन्य कम्युनिटी को स्पेशली महिला वगैरह सबको शामिल कर किया गया इसमें 1919 में। 1935 के एक्ट में बहुत सारी बातें की गई थी, क्योंकि 1935 के एक्ट के बारे में आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रोविजन 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। जैसे अखिल भारतीय परिषद की बात हो गई, आरबीआई का गठन हो गया, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का गठन, यानी बहुत सारे प्रोविजन हैं। यहाँ भी भारत और पाकिस्तान को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई थी। यहाँ पे एक यही एक्ट है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1947 के द्वारा ही इसको फाइनलाइज किया गया। इसमें चूंकि ये जो विधेयक है यानी जो एक्ट है ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था, इसलिए इसमें 3 डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये घोषणा कब हुआ? ये डेट पूछा जाता है। दूसरा है ये पारित कब हुआ?
और तीसरा जो है इसको लागू कब किया गया? आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताएँ। देखिए, घोषणा की बात की जाए तो 5 जुलाई 1947 को इसकी घोषणा की जा रही है। पारित कब हो रहा है ये? 18 जुलाई 1947 को पारित हो रहा है और लागू ये कब हो रहा है? तो 15 अगस्त 1947। तो आप देख रहे हैं ये तीनों प्रश्न, इसका जो ये डेट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यान से आप देखिए, 5, 18 और 15, ये 3 डेट जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बनता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? ये किससे रिलेटेड है? होम रूल लीग की गतिविधियों से। यानी हमें पूछना बताना है कि बिहार में ऐसे कौन से नेता थे होम रूल के जिन्होंने यात्रा की और बाद में होम रूल का और भी प्रचार प्रसार हुआ, उसके मजबूत संगठन बने। तो आप देखिएगा इसमें ऑप्शन जो है ए बी बीजी तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, एम ए अंसारी। इसमें आप देखते हैं बीजी तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों जो थे होम रूल का ही गठन कर रहे हैं ये लोग। लेकिन एनी बेसेंट जो है 1918 में पटना जाती हैं और यहाँ पे होम रूल को और भी संख्या बल मिलता है। इनका विचाराधारात्मक जो है इनमें मूवमेंट और भी गतिविधियों को बल मिलता है। होम रूल की बात की जाए तो इसका गठन कब हो रहा है? 1916 में। होम रूल लाने का क्या मकसद था? कि भारत में भी आयरलैंड के तर्ज पे स्वशासन की स्थापना करना। यानी ब्रिटिश के अधीन हम स्वशासन चाह रहे थे और इसीलिए दो लोग नेता रहते हैं, तिलक और एनी बेसेंट। इन्होंने क्या किया? होम रूल लीग का गठन किया। इनका गठन कब हो रहा है? अप्रैल में, अप्रैल 1916 में। और इनका हो रहा है सितंबर 1916 में, इनका गठन हो रहा है। तिलक का जो क्षेत्र आप देखिएगा, मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र जो है तिलक के क्षेत्र में थे। एनी बेसेंट में आप देखिएगा मद्रास एवं अन्य क्षेत्र जो थे अलग एनी बेसेंट के क्षेत्र में थे। यानी दोनों का क्षेत्र अलग अलग था ताकि किसी तरह का भी मतभेद ना हो। और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है कांग्रेस से मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम आप देख रहे हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा है और बाद में जब आप देखिएगा लखनऊ अधिवेशन में ही जो मुस्लिम लीग को कांग्रेस से मिलाने में इन दोनों नेताओं का काफ़ी अच्छा योगदान रहता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी भी बाद में होम रूल से जुड़ते हैं और अध्यक्ष भी बनते हैं बाद में। तो ये कहीं इनका संबंध 1918 बिहार यात्रा से नहीं रहता। 1917 में इनकी यात्रा रहती है जब चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जबकि होम रूल के नेता के रूप में ये बिहार यात्रा नहीं करते हैं। एम ए अंसारी ये कांग्रेसी नेता हैं, तो ये कांग्रेसी उदारवादी नेता हैं, तो इनका संबंध भी डायरेक्ट जो है होम रूल लीग से नहीं है। एनी बेसन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? ये किससे रिलेटेड प्रश्न है? चंपारण सत्याग्रह के, जो चंपारण सत्याग्रह जो टॉपिक है उससे ये रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है, देखते हैं ऑप्शन। भारत सरकार और गांधी जी, भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ल, भारतीय सरकार और राजेंद्र प्रसाद, भारतीय सरकार और अनुग्रह नारायण सिंह। आप देख रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह का गठन कब हो रहा है? 1917 में हो रहा है और गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को लीड किया जा रहा है। राजकुमार शुक्ल की बात आप कीजिएगा तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो ये गांधी जी से मिलते हैं और ये कहते हैं कि आप चंपारण आइए और चंपारण में जो किसानों की दुर्दशा है उससे देखिए और उसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। और इन्हीं के आग्रह पे गांधी जी क्या करते हैं, चंपारण आते हैं। और जब चंपारण आते हैं तो पटना में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह इनके सहयोगी के रूप में चंपारण सत्याग्रह में इनके साथ भाग लेते हैं, भागीदारी। यानी नेतृत्व के स्तर पे देखिएगा तो गांधी जी रहते हैं। और चंपारण कृषि कमेटी की बात की जाए तो जब चंपारण सत्याग्रह जब होता है तो आप देखिएगा कि बाद में जब विद्रोह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्रिटिशर एक कमेटी का गठन करते हैं जिसको कहते हैं चंपारण कृषि समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? एफ जी स्लाई जो है इसके अध्यक्ष हैं। और यही कमीशन ये मानता है कि हम जो
किसानों के साथ अत्याचार हुआ है और किसानों को मुआवजा के रूप में आप देखिएगा 25% मुआवजा देने के लिए ये तैयार हो जाता है ये कमेटी। तो इसमें कौन इसका नेतृत्व कर रहा है, किसके बीच हुआ है? तो भारत सरकार और गांधी जी। इस कमेटी के सदस्य रहते हैं गांधी जी, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है किसान सभा का प्रमुख नेता, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो आप सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, जैसे राजकुमार शुक्ल, सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव और बाबा रामचंद्र। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नेता जो दिया जाता है या राष्ट्रवादी जो नेता दिए जाते हैं उसमें कुछ लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी इस तरह के प्रश्न का कर सकते हैं और सही आंसर तक इसमें पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं प्रमुख नेता कौन था किसान सभा का। राजकुमार शुक्ल किसान नेता थे, ये सही है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में किसान गांधी जी के साथ ये रहते हैं, लेकिन ये प्रमुख नेता में से नहीं रहते हैं। ये सिर्फ चंपारण तक ही इनका सीमित रहते हैं। और आचार्य नरेंद्र देव जो हैं, ये इनका आप नाम सुने होंगे, भारतीय समाजवादी पार्टी से। इनका संबंध किससे है? भारतीय समाजवादी पार्टी से। जब 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में अब देखते हैं भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन होता है पटना में, तो इस टाइम आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ये दोनों जो होते हैं अध्यक्ष और महासचिव के रूप में रहते हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव किस तरह के नेता हैं? ये समाजवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। तो ऑप्शन डी की बात करते हैं, बाबा रामचंद्र जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं। तो ये बिहार से इनका संबंध नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं ये बिहार के प्रमुख किसान नेता हैं। अगर इनका कार्य देखा जाए तो 1929 में बिहार में जो किसान सभा का गठन होता है, कहाँ? सोनपुर मेला में। इसमें इनका योगदान रहता है सहजानंद सरस्वती का। और 1936 में जब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती रहते हैं। और इसके जो महासचिव हैं वो कौन रहते हैं? एनजी रंगा। एनजी रंगा का संबंध कहाँ से है? तो ये आप देखिएगा, एनजी रंगा का संबंध जो है ये आपका आंध्र प्रदेश किसान सभा से इसका संबंध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? नहीं, इस तरह का प्रश्न आप ज्यादातर कब देखते हैं कि भारतीय छोड़ो आंदोलन जब हो रहा है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है उस दौरान आप इस तरह की घटना को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम ही आप देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो बेसिकली आप देख रहे हैं कि आंदोलन की ये चरम अवस्था है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जा रही थी कि भारत छोड़ो आंदोलन में आप देखिएगा ये आंदोलन की चरम अवस्था है। यानी जनता यहाँ पे इतनी परिपक्व है कि स्वयं ही आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा गया है वो भारत छोड़ो आंदोलन से अक्सर देखा गया है। और चूंकि ये बिहार इतिहास का क्वेश्चन है, बिहार के आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है, तो इस तरह के प्रश्न में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि स्थानीय नेता होते हैं और ये इतने पॉपुलर नहीं होते हैं। बिहार के स्तर पे पॉपुलर होते हैं, पूरे भारत के स्तर पे इनका नाम कम सुना जाता है। इसलिए इस तरह के प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे विक्रम पुलिस थाना कहाँ है? तो ये आप देखिएगा पटना में है। और यहीं पे राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय इनको मारा गया है। तो ये गोरखपुरी के रघुनाथ सिंह इसका राइट आंसर है। इस तरह के आप देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कई घटनाएं ऐसे हो रही हैं। जैसे कुर्था में एक घटना हो रहा है जिससे भी प्रश्न पूछा गया। कुर्था कहाँ है? गया में। यहाँ पे श्याम बिहारी लाल जो है वो भी झंडा फहराते समय इन पे भी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। दूसरा, आप ध्रुव कुमार का नाम सुने होंगे। इनके इनका संबंध भी बिहार से ही है और ये कटिहार से इनका संबंध है। फूलन प्रसाद श्रीवास्तव, ऐसे कई नाम हैं जिनका संबंध क्विट इंडिया मूवमेंट से है। और स्पेशली ये बिहार के जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे ये संबंधित है। और इस जो स्थानीय नेता हैं
और इसलिए ये प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया मार्च 1939 बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? ये घटना कब की है? 1937 में जब प्रांतीय चुनाव होता है, ये उस टाइम का घटना है। उस टाइम आप जब घटनाक्रम पे ध्यान दीजिएगा तो 1937 में जब चुनाव होता है और कांग्रेस को जब भारी बहुमत मिलता है, तो आप देखिएगा कि श्री कृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है 1937 में। लेकिन कुछ मतभेद होने के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं, तो मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और कुछ जब मतभेद सुलझता है तो पुनः श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और ये 1937 से लेके 1939 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण सिंह। उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो देखिएगा 1937 में ये कई पोस्ट है यहाँ पे स्थानीय स्थानीय वाला मिलता है इनको, स्थानीय स्वशासन। तो अनुग्रह नारायण सिंह को क्या-क्या मिलता है? स्थानीय स्वशासन का आप देखिएगा, ये वाला पोस्ट मिलता है इस टाइम, वित्त वाला और प्रशासनिक, ये सब पोस्ट इस टाइम 1937 में रहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद आपको पता है ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहते हैं और ये अगर केंद्र में 1936 का जब चुनाव होता है केंद्र में, तो उस टाइम इनको खाद्य और कृषि मंत्री का पोस्ट मिलता है। ये सेंटर की बात है, टाइम प्रांतीय स्तर पे इनका नहीं नाम है। किसी तरह का पोर्टफोलियो इनको नहीं मिलता है बल्कि स्टेट लेवल पे श्री कृष्ण सिंह अनुग्रह नारायण से। इसमें एक और चुनाव होता है 1946 का, जब अंतरिम सरकार बनती है उस टाइम भी श्री कृष्ण सिंह ही मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार के। अनुग्रह नारायण सिंह जो है भारत के प्रथम वित्त मंत्री बनते हैं और उप मुख्यमंत्री का पोस्ट इनको दिया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? ये किससे संबंधित है प्रश्न है? ये एंशियंट इंडिया से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पे महिला विदुषी की बात की जा रही है। इसमें कौन कौन है? घोषा, गार्गी, अपाला, विश्वारा। आप यहाँ देखिएगा घोषा, अपाला, विश्वारा, ये सब जो विदुषी हैं इनका संबंध जो है ऋग्वेद से है। जबकि गार्गी का संबंध जो आप देखिएगा ये उत्तर वैदिक काल से है, ना कि ऋग वैदिक काल से है। उत्तर वैदिक काल में ही बेसिकली आप मनुस्मृति की बात आप करते हैं। मनुस्मृति नहीं, सॉरी, उत्तर वैदिक काल में उपनिषद में याज्ञवल्क्य स्मृति की बात की जाती है। इसी में एक याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि रहते हैं और इन्हीं ऋषि से दार्शनिक वाद विवाद जो है गार्गी का होता है और इसलिए ये इनका संबंध जो है उत्तर वैदिक काल से है, ना कि ऋग वैदिक काल से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें मिलान करना है सूची 1 और 2 का। यह भी किस तरह का प्रश्न है, किस सेक्शन से है? तो एंशियंट हिस्ट्री से प्रश्न है। तो देखते हैं हम इसका। चोल गंगम झील, धर्म महामात की नियुक्ति, प्रयाग की सभा और सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो इसका संबंध आप किससे देखिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम राजा रहते हैं और इन्हीं का प्रांतीय अधिकारी है पुष्यगुप्त शुंग। इन्हीं के द्वारा ये सुदर्शन झील का निर्माण हो रहा है पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा। और इसका प्रमाण आप देखिएगा तो चूनागढ़ अभिलेख में जो गिरनार का चूनागढ़ अभिलेख है इसका प्रमाण मिलता है। तो इससे भी प्रश्न पूछा गया है सुदर्शन झील से रिलेटेड। प्रयाग की सभा जो है, ये प्रयाग की सभा का संबंध हर्षवर्धन से है। हर्षवर्धन प्रतिवर्ष कन्नौज में हर 5 वर्ष पे प्रयाग यानी इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पे महामोक्ष परिषद का गठन करता था और जितना भी उसका धन था उसको दान करता था। तो हर्षवर्धन जो के में ही प्रयाग की सभा का संबंध है। धर्म महामात्र की नियुक्ति आपको पता है, जब अशोक जब राजा बनता है तो धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है और तो इसका संबंध अशोक से है।
चोल गंगम झील का संबंध ये चोल काल से है, राजेंद्र प्रथम से है। बेसिकली उस टाइम आप देखिएगा हिंद महासागर इस टाइप से हो गया था कि एक व्यापारिक गतिविधि का एक केंद्र बनता जा रहा था, और झील जो था, ये बंगाल की खाड़ी का जो झील आप देख रहे हैं, वो एक झील की तरह प्रतीत होने लगा था, तो उसी को चोल गंगम झील कहा जाता है। और चोल के टाइम ही भारतीय व्यापार जो था अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो इस टाइम ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, इसका राजेंद्र प्रथम जो है इसका ऑप्शन है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। 3 4 2 1, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो पूछा क्या जा रहा है कि किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया। आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी की आप बात कीजिएगा तो इनका शासन कब था? 1326 से स्टार्ट हो रहा है इनका शासन। ये लगभग 20 वर्ष तक शासन कर रहे हैं, यानी 1326 से लेके 1346 तक का इनका शासन रह रहा है। बहलोल लोदी आप जा रहे हैं, अफगान वंश का पहला शासक है लोदी वंश, और यह जो है लगभग जो है 38 वर्ष तक भारत में शासन करता है, और सबसे लंबा जो पीरियड है इन्हीं का है, बहलोल लोदी का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ये किस राजवंश की बात की जा रही है? तो ये मगध का राजवंश है। हम मगध राजवंश में देखते हैं कि किन किन राजवंशों का शासन था। इसका अक्सर क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। कोई भी राजवंश है, उसके कौन प्रथम राजा हैं, कौन सी प्रथम राजधानी है, कुछ महत्वपूर्ण उस टाइम कार्य हुए, उससे रिलेटेड अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखिए कि मगध राजवंश में कौन कौन थे। सबसे पहला हम देखते हैं हर्यक वंश थे, यानी हर्यक डायनेस्टी जो था वो पहला था। दूसरा क्या था? सुशुनाग वंश था। तीसरा क्या था आपका? कण्व वंश था। चौथा क्या हुआ आपका? मौर्य हुआ, मौर्य राजवंश। पांचवा क्या हुआ? शिशु शुंग वंश हो गया। शुंग वंश हो गया। छठा क्या हो गया? कण्व वंश हो गया। और यहाँ पे एक और राजा थे, वो थे सातवाहन। और इस तरह से आप देखिएगा कि इनका क्रोनोलॉजी है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, कण्व वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। यहाँ नंदा डायनेस्टी है, सॉरी, कण्व नहीं, नंदा डायनेस्टी, यानी नंद वंश। तो आप देख रहे हैं इस तरह से इनका क्रोनोलॉजी है। इसमें कुषाण जो है ना, ये इनका संबंध जो है ये विदेशी आक्रमणकारी रहते हैं, जिसका संबंध जिससे हम लोग तो देखते हैं हिंद यूनानी के बाद ये लोग आते हैं। हिंद यूनानी के बाद शक आते हैं, शक के बाद पहलव आते हैं, और पहलव के बाद आप देखिएगा कुषाण डायनेस्टी भारत में इसका पदार्पण होता है। तो इसमें किस में राजवंश में है? तो सबसे पहले क्या हो गया? मौर्य हो गया। फिर मौर्य के बाद आप देखिएगा कौन सा वंश आ रहा है? तो मौर्य के बाद आप जो देखिएगा शुंग वंश आ रहा है, फिर कण्व वंश आ रहा है, और चौथे में ये हो गया। यानी ए बी ए डी और सी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी ये तुलसीदास के बुक्स के बारे में है। इनका संबंध आप देखते हैं कहाँ से है? तो भक्ति पीरियड से है तुलसीदास का संबंध। रामचरितमानस जो है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है, वो तुलसीदास द्वारा ही रचित है। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। गीतावली, विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, कवितावली। इसमें जो गीतावली जो है ना, ये गीतों की रचना है। राम के बारे में गीतों पर लिखा गया है तुलसीदास द्वारा। विनय पत्रिका भी इन्हीं की रचना है, और कवितावली भी इनकी रचना है। साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की रचना है, जो किसके कवि हैं? कृष्ण के कवि हैं, मतलब कृष्ण पर लिखने वाले ये कवि हैं। तो साहित्य लहरी लहरी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि इमारत में मिलान करना है। इस तरह से भी मध्यकाल में आप देखिएगा गुलाम वंश में, मुगल काल के जो
इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर हैं, उनको कौन बनाया है, उनका क्या विशेषता है, कब बना है, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पे भी आपकी नज़र बेहतर होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सही से बना पाएँगे। इसमें पूछा गया काबली बाग मस्जिद। आप देखते हैं कि काबली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत, ये पानीपत जगह पे है, पानीपत नामक जगह पे है। कहाँ है पानीपत? हरियाणा में है। जब 1526 में बाबर भारत आता है और जब पहला पानीपत का युद्ध होता है, तो उसी के विजय के उपलक्ष्य में ये काबली बाग मस्जिद का निर्माण होता है, जो उसकी बेगम होती है काबली बेगम, उसी की याद में भी ये बनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए का हो गया 4। अब बी बी देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बेसिकली इससे भी बीपीएससी ने पहले प्रश्न पूछा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पे है? तो ये अजमेर में है। ये संस्कृत महाविद्यालय होता है और इसका संबंध किससे है? कुतुब मीनार ऐबक से। ठीक? तो कुतुब मीनार ऐबक से हो गया इसका संबंध। अब देखिए, इलाहाबाद का किला जो है इसका संबंध अकबर से है। के आक्रमण को रोकने के लिए, पूरब से जो अफगान का आक्रमण हो रहा था उसको रोकने के लिए इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से वो सीमा सुरक्षा का भी कार्य कर रहा है। यानी ऑप्शन सी का 3 हो गया। दौला का मकबरा, इसका संबंध जो है आप देखिएगा नूरजहाँ से है। नूरजहाँ जो जहांगीर की पत्नी होती हैं, उनसे संबंध है। और इन्होंने अपने पिता की याद में गयासुद्दीन, जो उनके पिता होते हैं गयास बेगम, मकबरा जो है, इतादुल मौला का मकबरा जो है एक विशेष शैली के लिए भी जाना जाता है। इन अपने पिता की याद में ये मकबरा बनाती हैं नूरजहाँ। गयास बेगम के एतादुल म एताद एतमाद उद दौला का मकबरा जो है इसका संबंध किससे है? नूरजहाँ से है, जो जहांगीर की पत्नी होती है। नूरजहाँ अपने पिता की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाती हैं। इसे हम कहते हैं ताजमहल का डुप्लीकेट भी कहते हैं। और साथ में इसमें एक शैली है जो पित्रादुरा शैली के नाम से जाना जाता है। एक जड़ाऊ शैली है, वो भी जो है चित्रादुरा शैली के लिए फेमस है ये मकबरा। तो ऑप्शन इसका नूरजहाँ हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 जहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखिए कि कौन सही नहीं है, इस पे हमेशा आप क्या कीजिए, इसको मार्क कीजिए। इससे क्या होता है, एग्जाम में बेसिकली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम ना कभी-कभी स्किप कर जाते हैं कि पूछ क्या रहा है या नहीं है। तो अगर आप इसको मार्क कीजिएगा तो आपका ध्यान इस पे रहेगा कि पूछा क्या जा रहा है। अब चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। जेम्स अगस्टक हिक्की जो है इसका संबंध कलकत्ता क्रॉनिकल से है। दयानंद सरस्वती सत्याग्रह प्रकाश, रामास्वामी नैयर जस्टिस पार्टी, ज्योतिबा राव फुले सत्य शोधक समाज। अब देख रहे हैं दयानंद सरस्वती का ये पुस्तक है सत्याग्रह प्रकाश, जो सामाजिक और जो पुनर्जागरण हो रहा है इससे संबंधित ये नेता है। दयानंद सरस्वती सत्याग्रह सही है। रामास्वामी नैयर जो है जस्टिस पार्टी से हैं, इनका भी संबंध सही है। और ज्योतिबा राव फुले जो है सत्य शोधक समाज से हैं, जिनकी एक पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ये भी बहुत फेमस पुस्तक है जिससे प्रश्न बना है, गुलामगिरी। तो ये भी सही है। और सही नहीं पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब जेम्स अगस्टक हिक्की के बारे में हम जानते हैं कि 1780 में द बंगाल गजट करके एक पुस्तक पत्रिका आती है, जो भारत पहली पत्रिका है। ये कलकत्ता क्रॉनिकल की स्थापना कब हो रही है? 1784 में। तो द बंगाल गजट जो है ये इसका सही आंसर है, कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा जाए पिता और पुत्र का संबंध। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये मुगल पीरियड का पोर्शन है, मध्यकाल का जो प्रश्न है ये मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड है और मुगल पीरियड से ये रिलेटेड है।
आप जानते हैं कि अकबर जो था शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए अकबर जो में है, सलीम जो है दिख रहा है आपको इसका आंसर बी का 1। अब देखिए बी का 1 कहाँ-कहाँ है? डी नहीं है, काट दीजिए इसको। बाबर का आप 4 पुत्र का नाम जान रहे हैं, अस्करी, हिंदाल, कामरान। तो ये जो है हुमायूँ, ये बाबर के पुत्र थे। तो कामरान जो थे, इनका हो गया। शाहजहाँ का पुत्र भी कई मुराद थे, औरंगज़ेब था, ये सब था। जहाँगीर का पुत्र था खुसरो, जो काफ़ी दार्शनिक विचारधारा से रिलेटेड था। तो ऑप्शन ये इसके अनुसार ऑप्शन क्या हुआ? ए का 3, गुड, बी का 1, सी का डी 4, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? इसमें पूछा गया है कि कौन सी संगति जो है बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। प्रथम आप देख रहे हैं कहाँ हो रहा है? राजगिरी में हो रहा है। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। राजगीर के आसपास का क्षेत्र है। तृतीय कहाँ हो रहा है? पाटलिपुत्रा में। तो मुझे कमेंट करके आप बताइए ये कहाँ हो रहा है। और चौथा जो बौद्ध संगति है कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है, कश्मीर कुंडल वन में। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है।